नमस्कार एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश का सबसे प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्ज़ाम जेई शुरू हो चुका है। जेई 4 बार इस बार हो रहा है जेई मेन, और उसमें से फेब अटेम्प्ट का पहले 2 सेशन आज हुए, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। टीम एलन हमेशा की तरह आपके लिए इस पेपर का एक शॉर्ट एनालिसिस लेकर आया है। ये एनालिसिस डेफिनेटली जो अगले अटेम्प्ट्स देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एंग्जाइटी लेवल को कम करेगा और उनको बहुत कॉन्फिडेंस देगा, जिससे वो अपने एग्ज़ाम्स को आसानी से दे सकें। इस एनालिसिस में हम सबसे पहले फिजिक्स को डिस्कस करने के लिए बुलाते हैं एनएमएस सर को। थैंक यू सर। तो जैसा बच्चों सर ने बोला कि ये जेई मेंस का आज आगाज हुआ है और हमारा जेई मेंस के 4 अटेम्प्ट्स हैं, उनमें से पहले अटेम्प्ट का फर्स्ट डे का पेपर आज कंप्लीट हुए। दो सर ने जैसे बोला कि ये 2 पार्ट में हुआ था, एक फर्स्ट में हुआ और एक सेकंड पार्ट इन मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। अब बात आई कि फिजिक्स का पेपर कैसे आया। फिजिक्स का पेपर हम जब उस पर 2 चीजों की बात करेंगे कि एक्सक्लूसिवनेस क्या है और उसका एग्जॉस्टिवनेस क्या है। तो पहले मैं एग्जॉस्टिविटी पे बात करता हूं। व्हाट डज एग्जॉस्टिविटी मीन, कि कितना कवरेज कैसा था। तो फिजिक्स के पेपर में कवरेज जो था वो सारे टॉपिक्स को उन्होंने लिया है, ऐसा भी नहीं है कोई टॉपिक छोड़ा है। एंड सरप्राइजिंगली जो हमें नहीं लग रहा था कि जो टॉपिक एनसीईआरटी से भी हटे हैं, नई एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से, जैसे कि ट्रांजिस्टर, उस पे भी सवाल फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में आए। वी वर एक्सपेक्टिंग दोस क्वेश्चंस इन last 10 questions where we have a choice to choose 5 questions, पर ये first 20 questions में भी उनमें आए। पहले पार्ट में भी, पहले फर्स्ट में भी आए, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी आए और इवनिंग शिफ्ट में भी आए। लेकिन पेपर का जो लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल अगर मैं कंपेयर करूं केमिस्ट्री और मैथ्स से इस साल के, तो बच्चों का जो फीडबैक है, ऑब्वियसली हम बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने ये काम कर रहे हैं, तो हमें बच्चों का अभी जो फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये फिजिक्स का पेपर रिलेटिवली आसान था। बिकॉज सम ऑफ स्टूडेंट्स आर कैपेबल टू डू इन 50 मिनट्स। एंड ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा, आप में हो सकता है लगता हो कि आपका तो सर मुझे तो मुश्किल लगा, तो मैं इतना जेनरिक स्टेटमेंट भी नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ईजी था। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द चंक के लिए अगर हम बात करें तो ये ईजियर साइड पर था इन कंपैरिजन विद द लास्ट ईयर पेपर्स ऑल्सो। अगर हम पिछले साल के पेपर से भी कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले ये पेपर थोड़ा सा आसान था। क्लियर है मेरी बात? तो अब इसमें अगर आपको जैसे कि फर्स्ट वाले मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में दोनों में ही आसान साइड पे पेपर था, तो चांसेस हैं, बिकॉज अगर इवन ग्राउंड देना है स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को एक जैसे मापदंडों पे उनको एनालाइज करना है कैसा बच्चा है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज ऑब्वियसली वो 3 घंटे में किसी एक चीज को, जैसे केमिस्ट्री को अच्छा मुश्किल बना सकते हैं, हो सकता है फिजिक्स को मुश्किल बना दे, अगले में क्या होगा। पर देयर आर चांसेस कि फिजिक्स का पेपर आगे कल और परसों के दिन भी थोड़ा आसान ही आने वाला हो, ऐसा हो सकता है। तो घबराइएगा मत। मतलब ये वो बच्चे जिन्होंने इससे बेसिक पढ़ाई कर रखी हो, बहुत ज्यादा हाई लेवल सवाल नहीं भी लगा रखे हैं, वो भी इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करते तो वो आराम से सॉल्व कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक हमारा रोटेशनल चैप्टर है, अगर रोटेशनल चैप्टर की बात करें तो डिफिकल्ट सवाल उसमें बहुत अच्छे बन सकते हैं, पर इसमें बेसिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और नॉर्मल सवाल पूछे गए, कैपेसिटर के भी आसान पूछे गए, ग्रेविटेशन का स्टैंडर्ड बाइनरी स्टार का सवाल पूछा गया। तो इस तरह के सवालों का जो पूरा पैटर्न था, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो सवाल पूछा गया उसमें क्या है, उसमें परमिटिविटी और परमिबिलिटी देकर उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट पूछी, विच इज वेरी वेरी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस तरह के जो सवाल आए हैं, अगर आपने बेसिक पढ़ाई भी कर रखी है तो शायद आप कैपेबल थे इस फिजिक्स के पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए पिछले सालों के मुकाबले। क्योंकि जनरली बच्चों के लिए जो जेई एग्जाम है उसमें फिजिक्स इज वर्क्स एज अ बॉटलनेक। वो बहुत मुश्किल से लगता है कि यार फिजिक्स में हमेशा डिफिकल्टी आती, पढ़ने के बाद सवाल नहीं हो रहे होते। पर अगर आपने बेसिक किया होगा तो भी इस बार का पेपर तो आप कर सकते थे। तो जो कल परसों पेपर देने जा रहे हैं, प्लीज यू जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड व्हाट यू हैव टू बिलीव इन व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, जो भी आपने पढ़ रखा है। क्योंकि एग्जाम टेम्परामेंट इज द ओनली वे जो इस पेपर को खराब कर सकता था, और कोई भी खराब करने लायक नहीं थी चीज। यानी सब्जेक्ट वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज पेपर आसान साइड पर ही था। नाउ ऑब्वियसली दिस वाज अ शॉर्ट एनालिसिस ऑफ फिजिक्स। हम ऑब्वियसली एक बार जब पूरे तीनों पेपर खत्म हो जाएंगे, वी विल अगेन डू द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द जेईई मेंस पेपर और उसके डिस्कशन के बारे में बात करेंगे, कैसा स्कोर हुआ, बच्चों के सारी बातें करेंगे। लेकिन ये शॉर्ट एनालिसिस थी आज के पेपर में, हम कल भी मिलेंगे। पर मैं सबसे पहले केमिस्ट्री में अक्षय चौधरी सर को बुलाऊंगा ताकि वो बता पाए कि इस बार केमिस्ट्री का पेपर कैसा आया था। प्लीज सर। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का पेपर हो चुका है, तो केमिस्ट्री बिल्कुल आसान था और एनसीईआरटी बेस्ड था।
और मेनली जो मेंस के टॉपिक होते हैं उन पर भी क्वेश्चन पूछे गए। जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर इवनिंग की शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आ गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर एनारोबिक ऑक्सीडेशन के ऊपर मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में अगर अपन बात करें कुछ टॉपिक्स जो अभी 12th स्टैंडर्ड के अंदर हटा दिए गए हैं, उन टॉपिक से भी क्वेश्चन था। जैसे मेटलर्जी है, मेटलर्जी पे क्वेश्चन आ गया। पॉलीमर्स है, पॉलीमर में इवनिंग की शिफ्ट और मॉर्निंग की शिफ्ट दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर मैज द कॉलम टाइप का क्वेश्चन था, मैट्रिक्स मैच टाइप का था, और इवनिंग की शिफ्ट के अंदर ब्यूना एस के अंदर एस का क्या मतलब है, इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। कुछ क्वेश्चन जैसे पुराने जो होते हैं आईआईटी के, वो भी एज इट इज इन्होंने क्या कर लिया, उठा के और क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे एनिलीन के ऊपर H2SO4 और HNO3 डालने पर 51% पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट मिलता है, 47% मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट मिलता है, 2% ऑर्थो नाइट्रो प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो होता है, उस इंडिकेटर पे क्या आ गया, उसमें क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और अगर अपन बात करें यहाँ पे तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट के अंदर बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उस पर क्वेश्चन आ गया। और उसके बाद में अगर अपन और बात करें तो काइनेटिक्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन था। अगर हम बात करें मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर, मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस वो पूछे गए थे। लेकिन जो सेकंड पार्ट होता है, जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है, उसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। कुल मिला के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों को इक्वली इन्होंने क्या किया, वेटेज दिया। और पेपर जैसा कि जो बच्चा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेता है, एनसीईआरटी की सारी टेबल्स अच्छे से कर लेता है, एनसीईआरटी में दी हुई जो चीजें हैं उनको अगर अच्छे से कर ले, अपने नोट्स अच्छे से कर ले, तो वो आराम से इस पेपर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो जैसा कि अपन ने देखा मॉर्निंग की शिफ्ट, ऐसा इवनिंग की शिफ्ट के अंदर, इवनिंग की शिफ्ट के अंदर अगर अपन बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन पूछे गए, और पॉलीमर केमिस्ट्री पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया, थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन था, काइनेटिक्स पे क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री का पेपर एक आसान पेपर था जिसको आप आराम से बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, पुराने पेपर जेई मेंस और जेई एडवांस के वो कर लो, तो आप आने वाले पेपर्स के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब इससे आगे मैं मनोज बिंदल सर को मैथमेटिक्स के लिए बुलाना पसंद करूंगा। सर आइए सर। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी सर ने फिजिक्स के पेपर के बारे में बताया, केमिस्ट्री के पेपर के बारे में सर ने बताया, बच्चों को रिलेटिवली आज पेपर जो मैथ्स का था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे लगा। कहीं ना कहीं बच्चों से जो हमें फीडबैक मिला उसमें बच्चों का मानना है कि सर ऑलमोस्ट 1 घंटा 1 आवर जो हमारा एक टाइम होता है सब्जेक्ट के लिए, उससे कहीं ना कहीं हमें 10-15 मिनट ज़्यादा लग रही थी। बच्चों, वैसे तो हमें पहले से भी पता होता है कि मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन रीड एंड रिप्लाई आता ही नहीं है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगता ही है। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में जैसा कि सर ने बताया बच्चों को इतनी डिफिकल्टी नहीं लगी, तो बच्चे ईजिली अफोर्ड कर पाए मैथ्स में एडिशनल 10 से 15 मिनट मैनेज करके। बट अब मैं पेपर की बात करूं तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ये रहा कि जनरली हम लोग ये कहते हैं कि भाई मेंस के पेपर में आप प्रीवियस ईयर्स के जेई एडवांस के क्वेश्चन सिंगल करेक्ट जरूर कर लो। बट इस बार जो अपना सेक्शन 2 था न्यूमेरिकल बेस्ड, उसमें एज इट इज अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पिछले 5 सालों के अपने जेई एडवांस के क्वेश्चन आ गए जो वहाँ पे इंटीजर टाइप आते हैं। एक क्वेश्चन मैट्रिक्स पे आया जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे था, उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी यूज में हो रहा था, एज इट इज है, कोई डेटा चेंज नहीं है, डायरेक्ट आ गया। एडवांस का भी अगर हम देखें तो पेपर उस टाइम पे भी बच्चों को डिफिकल्ट साइड पे लगा था वो पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो यहाँ पे जिन बच्चों का वो क्वेश्चन किया हुआ था तो उनको थोड़ा सा आराम रहा उस क्वेश्चन को करने में, अधिकतर बच्चों को डिफिकल्टी लगी। सिमिलरली अगर मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की बात करूं तो वो भी एज इट इज आ गया। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की हम बात करें, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर आया, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी था उसमें, बट स्मार्ट कैलकुलेशन होती है और बहुत क्विकली हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। एक अच्छी बात यह रही कि जो भी हमारे सेक्शन 2 में क्वेश्चंस आए आज, वो सभी के सभी उनके आंसर इंटीजर टाइप आ रहे थे। बट एक अच्छी बात ये थी कि इंटीजर में आंसर 3 डिजिट नंबर भी आया, 540 भी आया एक क्वेश्चन का आंसर, या इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर भी आंसर आया। बट जैसा कि गाइडलाइन में था, पेपर में इंस्ट्रक्शन था कि जो सेक्शन 2 आएगा न्यूमेरिकल बेस्ड, उसमें आपको आउट ऑफ 10 एनी 5 करने होंगे, वैसा तो था ही, बट आंसर जो था वो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस टाइप जैसा नहीं था। वहां पे फ्लैट इंटीजर टाइप में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए थे। अब देखिए सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 11th और 12th के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट सभी से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। बट एक मॉर्निंग सेशन में हमने देखा कि अभी तक जितने भी पेपर हमारे प्रीवियस ईयर्स में हुए हैं जेईई मेंस के, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो एक्सक्लूसिव जेईई मेन की डोमेन में हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उससे मॉर्निंग सेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। वो एक जरूर सरप्राइजिंग था,
बट वो अच्छा ही था, क्योंकि उस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी भी आती है, क्योंकि फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं, कैलकुलेशन होती है, तो वो थोड़ा सा बेटर साइड पे ही रहा। बट अगर हम बात करें ऑलमोस्ट मैथ्स की, तो 11th के जो टॉपिक हैं, क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, बायनोमियल थ्योरम हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ऑलमोस्ट लाइन से हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन दिया गया है। कैलकुलस में जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल वैसे ही था। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया, डेफिनेट इंटीग्रल पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट पेपर में क्वेश्चन आसानी थे। एक टेंजेंट नॉर्मल पे आ गया, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन। या हम बात करें तो एक क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी पे आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का रेट ऑफ चेंज पे आ गया, एरिया अंडर द कर्व का आ गया। अगर हम देखें कि किन टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा है, तो जैसा कि बच्चों को पहले भी पता होता है कि मैथ्स में वेक्टर 3D एक ऐसा सिंगल टॉपिक है जो जे एडवांस में भी ज़्यादा क्वेश्चन देता है सिंगल टॉपिक, वैसे ही यहाँ था। अगर मैं दोनों पेपर की बात करूँ, मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन की, तो दोनों पेपर में 3-3 क्वेश्चन एक सिंगल चैप्टर से आया वेक्टर 3D से। एक क्वेश्चन पहले सेक्शन में आ गया जो टॉप 20 क्वेश्चन आए थे अपने पास, और आखिरी में 2 क्वेश्चन आ गए, तो दोनों में 3-3 क्वेश्चन आ गए। सेकंड जो मोस्ट प्रॉमिसिंग रहा, प्रोबेबिलिटी। सारे टॉपिक 12th के हैं, बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए भी अपनी तैयारी करते हैं, प्रोबेबिलिटी के भी हमें दोनों में 2-2 क्वेश्चन मिल गए। बाकी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन था, चाहे वो परम्यूटेशन का हो, लिमिट का हो, या अदरवाइज मैट्रिक्स का हो, डिटर्मिनेंट का हो। तो कुल मिला के सिलेबस का जो एंटायर कवरेज था वो पेपर में देखने को मिला। हम ये नहीं कह सकते कि हम सेलेक्टिव होके चले जाएं। अगर हम सेलेक्टिव होके जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चंस का लॉस हो जाएगा, हम पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं ले पाएंगे। बट एक अच्छी बात ये रही बच्चों के लिए कि जो सेक्शन 2 आया उसमें 10 क्वेश्चन थे, और उसमें भी एक अच्छी बात ये रही कि सारे आंसर इंटीजर टाइप में आ रहे थे, कहीं भी 2 प्लेस डेसिमल तक कोई भी न्यूमेरिकल बेस उस टाइप का क्वेश्चन नहीं था। और फिर बच्चों को चॉइस भी मिल गई अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो बच्चों ने कंफर्टेबली किया। बट एक थोड़ी सी बच्चों को ये रहा एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, सर पेपर में टाइम लग रहा था, तो बच्चों वो तो एक माइंडसेट आपको लेके जाना पड़ेगा मैथ्स का, कि मैथ्स में कैलकुलेशन आती है डायरेक्टली। हमें हमेशा पता होता है कि कोई भी क्वेश्चन रीड एंड रिप्लाई पे आता ही नहीं है, हमें पेन चलाना पड़ेगा। हो सकता है कि हम इक्वेशन बनाएं, वेरीफाई कर लें ऑप्शन से, क्योंकि पेपर का नेचर सिंगल करेक्ट होता है, बट कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बच्चों ने किया, अच्छे से किया। हो सकता है कि रिलेटिव साइंस में कुछ बच्चों को डिफिकल्ट भी लगा हो एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट होपफुली आगे के लिए, क्योंकि जैसा कि सर ने भी कहा था कि इस बार 4 अटेम्प्ट मिल रहे हैं और ऑलमोस्ट सभी बच्चे 4 अटेम्प्ट ट्राई करेंगे, तो आपके लिए एक तरीके से ये जो पेपर था वो एक, आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि एक आगे की प्लानिंग को आप इसको अटेम्प्ट लेके और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी दोनों पेपर में मोर और लेस जैसा कि मैंने कहा ऑलमोस्ट सभी टॉपिक के क्वेश्चंस थे, रिलेटिवली डिफिकल्ट था। प्रैक्टिस करते रहिए और आप बेहतर इस पेपर को आने वाले टाइम में अटेम्प्ट ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं सोनल राजोरा सर को इनवाइट करूंगा कि वो आपको कुछ और बातें गाइड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपने एक शॉर्ट एनालिसिस इस अटेम्प्ट का दिया इन 2 सेशंस के पेपर का। डेफिनेटली ये बच्चों के एंग्जाइटी लेवल को काफ़ी कम करेगा जो आने वाले सेशंस में एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने एक्सपर्ट्स की बात सुनी, जो ओवरऑल पेपर था वो ईजियर साइड पर ही था। फिजिक्स और केमिस्ट्री ने आपको वो एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जो आपको लेंदी मैथ्स के क्वेश्चंस करने के लिए यूटिलाइज करना था। जैसा कि आप जानते हैं ये एक पूरा 3 घंटे का एग्ज़ाम का एक पैकेज होता है, तो ये कहीं से भी समय तो इसमें कम नहीं पड़ा। और कंक्लूजन हमारा यही है इस एनालिसिस से कि बेसिक्स पर स्टिक करें। आपने अगर कुछ टॉपिक्स किसी रीज़न से अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं आपके, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। सिलेबस पूरा बिखरा हुआ, सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आप ऑप्शंस में छोड़ भी सकते हैं, तो बड़े कॉन्फिडेंस से हमें आगे वाले सेशंस के एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो वो देने हैं। किसी तरह की एंग्जाइटी, स्ट्रेस कुछ भी नहीं लेना है। हो सकता है आने वाले पेपर्स में कभी फिजिक्स या केमिस्ट्री लेंदी आ जाए, फिजिक्स थोड़ी टफ आ जाए, या मैथ्स थोड़ी टफ आ जाए, लेकिन ओवरऑल आप पूरा पेपर आराम से कर पाएंगे। एक रिलेटिव एग्जाम है जिसमें आपको रिलेटिवली अच्छा स्कोर करना है, जो आप डेफिनेटली कर लेंगे। अपना कॉन्फिडेंस बना के रखते हुए आपको इस जर्नी को आगे ले जाना है।
ये जो एनालिसिस आज हमने आपके सामने लाया, ये हमारा स्टूडेंट से जो इंटरेक्शन हुआ, जो आज पेपर देख रहा है, उस पर बेस्ड है। जैसे ही पेपर्स रिलीज होंगे हम एक बार डिटेल एनालिसिस के साथ आपके पास फिर से आएंगे। हाँ, हम कल के सेशन के बाद, दोनों सेशन के बाद और परसों के दोनों सेशंस के बाद उनके शॉर्ट एनालिसिस के साथ भी आपके सामने आएंगे। और इन सब के बाद हम एक समराइज पूरे 6 पेपर जो हो गए उनके एनालिसिस के साथ आएंगे, जो आपके मार्च अप्रैल में अटेम्प्ट में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एलन इसके अलावा आपके लिए एक परसेंटाइल प्रेडिक्टर भी लेकर आया है, जो आपको एलन की वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया है। आप वहां पर अपना स्कोर डालकर अपने परसेंटाइल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि 4 अटेम्प्ट है और ऑलमोस्ट सभी लोग चारों अटेम्प्ट देंगे, तो अभी जो कमियां रह गई है उसको एनालाइज करते हुए, उनको इम्प्रूव करते हुए अगले अटेम्प्ट में हम और ज़्यादा उत्साह और एनर्जी के साथ एंटर करेंगे। यही मेरी आप सबसे उम्मीद है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं।